हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PSC बाय DC सर। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमने MPPSC प्री की यूनिट 4 को स्टार्ट किया था। दोस्तों, हमने पहले टॉपिक में मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखला व पहाड़ियों के बारे में पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हमने आपको भौगोलिक विभाजन के बारे में बताया, जिसमें हमने मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बघेलखंड का पठार आदि पठारों के बारे में विस्तृत में अध्ययन किया था। तीसरे लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की नदियों को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पार्ट 1, जिसमें गंगा यमुना नदी तंत्र यानी वह नदियां जो कि मध्य प्रदेश से उद्गमित होती हैं और जाके गंगा या यमुना में मिल जाती है, उनका अध्ययन किया था। आज हमारा मध्य प्रदेश की नदियों का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम मेनली नर्मदा नदी तंत्र तथा माही नदी तंत्र को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने जब प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखा तो उसमें मैंने पाया कि नर्मदा नदी के अंतर्गत जितनी भी परियोजना है उससे रिलेटेड हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बनास नदी परियोजना किस जिले में स्थित है, तो बनास नदी परियोजना नर्मदा नदी तंत्र का भाग है। मैं आपको इस लेक्चर में वो सभी बात बताने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं नर्मदा नदी तंत्र के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया था, नदी एक धारा होती है जिसका एक उद्गम स्थल होता है, या तो वह जलप्रपात होगा या कोई सी झील होगी। फिर वह नदी का एक समाप्त पॉइंट होता है यानी एंडिंग पॉइंट होता है, जो या तो महासागर में गिरती है या किसी सागर में गिरती है। तो उसी प्रकार हमने पहला पढ़ा था गंगा यमुना नदी तंत्र। आज हम दूसरा पढ़ रहे हैं नर्मदा नदी तंत्र। नर्मदा नदी तंत्र क्यों बोल रहे हो सर आप इसे? क्योंकि नर्मदा नदी का एक उद्गमित स्थल है यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट आप देखेंगे तो यहाँ मैकाल पर्वत श्रृंखला से क्या होती है, स्टार्ट होती है, और इसकी समाप्ति कहां पर होती है? अरब सागर में जाकर ये गिर जाती है। ठीक है, यानी इसका क्या है, एक एंड स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी किसी महासागर या सागर है। अब इसमें क्या है, बहुत सारी नदियां आके मिल रही हैं। तो यह सभी नदियां क्या कर रही हैं, एक प्रकार के तंत्र का निर्माण कर रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नर्मदा नदी तंत्र। नर्मदा नदी तंत्र की बात करते हैं तो नर्मदा नदी तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा नदी तंत्र है। पहला कौन सा नदी तंत्र था? गंगा यमुना नदी तंत्र। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में। अब आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा नदी तंत्र है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की नर्मदा जो नदी है वो धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार से मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। सर कैसे आर्थिक आधार पर सबसे प्रमुख नदी है? तो देखिए, यह लगभग मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरती है। अब 16 जिलों में जो भी सिंचाई का काम होता है या आइट साइड जो भी उद्योग लगते हैं जिनको पानी की जरूरत पड़ती है, तो वो नर्मदा नदी का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, नर्मदा नदी के पानी का। धार्मिक आधार पे आपको पता ही है नर्मदा नदी के तट पे कितने मेलों का आयोजन किया जाता है। घाट है, जैसे सेठानी घाट है, धार्मिक रूप से हमारे लिए माना जाता है। नर्मदा नदी खुद हमारे इधर पूजनीय है बहुत। तो इस आधार पे यहाँ पर धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा नदी तंत्र है। इस नदी की लगभग 41 सहायक नदी है। इन सभी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी और भारत की 5वीं बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, और जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, जिसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। अरे मैं आपको बताऊंगा यह किस राज्य में बहते हुए किस राज्य में प्रवेश करते हैं और कहां पर समाप्त होती है, इन सबकी हम बात करेंगे। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि यह भारत की 5वीं बड़ी नदी और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। धार्मिक आधार पर नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी पश्चिम में बहने वाली भारत की प्रमुख नदी है। तो भारत की आप अधिकतर नदियों को देखेंगे तो आपको अधिकतर नदियां कहां, बंगाल की खाड़ी में जाते हुए दिखेंगी। पर कुछ नदियां हैं, वे नदी ही केवल पश्चिमी दिशा में बहती, जिसमें से एक नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की, एक ताप्ती नदी है मध्य प्रदेश की, फिर एक माही नदी है मध्य प्रदेश की। ये कुछ नदियां हैं, ये सब जाके कहां पर मिलती हैं? पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाके समाप्त होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं नर्मदा नदी तंत्र के आगे, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अन्य नाम पूछता है,
उद्गम स्थल पूछता है, सहायक नदियों के बारे में पूछता है, समाप्ति के बारे में पूछता है, उस पर कुछ प्रमुख परियोजना होती है उनके बारे में वह पूछता है। तो देखिए सबसे पहले नर्मदा नदी की बात करते हैं। तो नर्मदा नदी के अन्य नाम क्या क्या है? मेकालसुता, रेवा, नमोदास। इसका एक बार पेपर में पूछा गया है कि नमोदास जो नर्मदा नदी को कहा जाता है वो किसके द्वारा कहा गया था? तो आपको याद रखना है टोलमी के द्वारा नमोदास कहा गया था। सुता बोला जाता है, सोमो देवी कहा जाता है इसे। तो नर्मदा नदी को बहुत धार्मिक नामों से जाना जाता है, जो इसमें से कुछ प्रमुख नाम ये है। मेकाल सुता क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ मेकाल पर्वत से उद्गमित होती है, इसलिए इसे मेकाल सुता बोलते हैं। इसका वर्णन हमें पुराणों में भी देखने को मिलता है। तो यह बहुत प्राचीन नदियां है। तो अब देखिए इसके उद्गम की बात करते हैं। देखो यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से उद्गमित होती है। मध्य प्रदेश के लगभग 16 जिलों से बहती हुई यह नदी फिर कहां पर? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बहती है। फिर उसके बाद यह नदी महाराष्ट्र के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और जाके अरब सागर में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो यानी इसका हमने फ्लो कहां कहां देखा कि सर आपने मध्य प्रदेश बताया, महाराष्ट्र में बहती है, गुजरात में बहती है और जाके समाप्त कहां हो जाती है? अरब सागर में समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा कि जो भी नदी पूर्व की ओर बहती है वह नदी किसका? डेल्टा का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और वह नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है वह सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। सर ये दोनों क्या है? देखो डेल्टा में क्या होता है, जब नदी अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंचती है तो उससे पहले क्या होती है? बहुत सारे मिट्टी होती है ग्राउंड लेवल पे जाके। वो पश्चिम दिशा में क्या होता है कि ग्राउंड जैसा क्षेत्र रहता है और उसमें जाके क्या होती है? वो अरब बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली होती है। तो जब वो ग्राउंड में प्रवेश करती है तो उनकी क्या होती है? बहुत सारी धाराएं बट जाती हैं। मान लीजिए कि ये बंगाल की खाड़ी का एंड पॉइंट था, यहाँ पे आके नदी आई तो ये नदी क्या हो गई? 5-10 धाराओं में ऐसे कुछ बट गई। तो इसके कारण इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। अब जो एस्चुरी होती है उसमें क्या होता है? जो भी नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है और वो सीधे जाके किस में गिरती है? अरब की खाड़ी में गिर जाती है। यानी जितना भी इनके साथ मलबा रहता है वो सभी मलबा किस में गिरा देती है? खाड़ी में गिरा देती है। इस कारण इन्हें क्या बोलते हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। और जो पूर्व की दिशा की ओर बहती है वो सभी नदी क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। अब सर मध्य प्रदेश में हमें बता दीजिए कि यह मुख्य रूप से किन किन जिलों में होकर बहती है। देखो सबसे पहले तो यह अनूपपुर से स्टार्ट हुई, तो अनूपपुर याद रखना है आपको। फिर यहां आता है मंडला, फिर डिंडोरी, फिर आपको आगे याद रखना है डिंडोरी के बाद यहां आपको मिलेगा जबलपुर। जबलपुर के बाद यह नरसिंहपुर में प्रवेश करती है। नरसिंहपुर के बाद आपको मिलेगा रायसेन। रायसेन के बाद आपको मिल जाएगा होशंगाबाद। होशंगाबाद के बाद आप देखोगे सीहोर। सीहोर के बाद आपको देखने को मिल जाएगा देवास। फिर देवास के बाद आपको मिल जाएगा खंडवा, खरगोन। खरगोन के बाद आप इधर आओगे तो बड़वानी। तो यह कुछ प्रमुख जिले हैं जहां से होकर क्या होती है? नर्मदा नदी बहती है। अब 16 जिलों का भी बोला जाता है कि इसका फ्लो यानी जो नदी तंत्र है वो 16 जिलों में फैला हुआ है, इसलिए 16 जिले। पर ये आपको कुछ मेन जिले हैं जो आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कहां से उद्गमित होती है? स्टार्टिंग पॉइंट अनूपपुर अमरकंटक से। अनूपपुर अमरकंटक में कहां से? मेकाल पर्वत से। इसी कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? मेकाल सुता कहा जाता है। सर ये लास्ट मध्य प्रदेश में कहा? तो यह बड़वानी से होते हुए किस राज्य में प्रवेश करती है? महाराष्ट्र राज्य में। और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में आके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? समाप्ति। उद्गम क्या? अमरकंटक अनूपपुर। समाप्त अरब सागर, खंबात की खाड़ी या गुजरात। फिर कुल लंबाई 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर, जिसमें मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, याद रखना। 1312 तो आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना 1312 नर्मदा की कुल लंबाई है और 1077 क्या है? नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में।
दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। गुजरात में लगभग 161 किलोमीटर बहती है और महाराष्ट्र में लगभग 74 किलोमीटर बहती है। इस 74 के समथिंग, आई थिंक 74 नहीं बहती है, यहाँ बहती है लगभग, हाँ 74 के समथिंग ही बहती है, आप थोड़ा देख लीजिएगा, पर ये दोनों कंफर्म है, ये आपको याद रखना है। अपवाह क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, यानी कितने क्षेत्र में यह नदी बहती है, तो यह पेपर में अधिकतर पूछा जाता है, एमपीपीएससी में भी एक बार पूछा गया था, तो आपको याद रखना 98,796 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, अपवाह क्षेत्र है, जिसमें से 87% मध्य प्रदेश में है, गुजरात में 11% है और तथा महाराष्ट्र में लगभग 1% है। तो यह सब बात हुई नर्मदा नदी के कुछ बेसिक बातों के बारे में कि सर नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, नर्मदा नदी कहाँ से उद्गमित होती है, उसका कुल अपवाह क्षेत्र कितना है, किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। अब आगे आइए, आगे हम बात करते हैं कि सर नर्मदा नदी की हमें कुछ प्रमुख नदियां या सहायक नदियों के बारे में बताइए। तो देखिए नर्मदा नदी की लगभग 41 सहायक नदियां हैं। कितनी? 41 सहायक नदियां हैं। लोगों ने आपको कैसे याद करा रखा है कि जो भी जानवर का नाम आता है आप उसे देख के क्या लगा देंगे कि वह नर्मदा नदी की सहायक है, पर ऐसे याद नहीं रखा जाता है। मेनली आप बार बार इसको क्या करेंगे, जैसे आप एक मैप खरीद लीजिए और मैंने आपको क्या बताया कि सर नर्मदा नदी कहां से निकलती है। जैसे मान लीजिए एक मैं मैप आपको बनाता हूं, आप अपने हाथ से बना लीजिएगा, कभी नहीं खरीद पा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए ऐसा आपने एक मैप बना लिया, ठीक। अब मैंने आपको पढ़ाया नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर से होता है, तो आप यहाँ पर आइए, अनूपपुर लिखिए, ठीक। यह मध्य प्रदेश में बहते हुए, महाराष्ट्र में बहते हुए, गुजरात में अरब सागर में। तो ऐसा अपना मैप बना लीजिए और मैप से क्या कीजिए, स्टडी कीजिए। जितना भी ज्योग्राफी वाला पोर्शन होता है उसे ज्यादा से ज्यादा आप क्या मैपिंग के ऊपर करने की कोशिश कीजिए। और मेरा यह मानना है कि आप जो भी किसी भी व्यक्ति पे विश्वास करते हैं तो उस पर पूरा विश्वास कीजिए। आपने जिस प्रकार पहले लेक्चर को प्यार दिया उसी प्रकार आपको चौथे लेक्चर को भी प्यार देना, यानी इस पे कंटिन्यू बने रहना है। कभी आप कंटिन्यू नहीं बने रहेंगे तो नुकसान आपका है, मेरा कुछ नुकसान नहीं है। मेरा धर्म है आपको पढ़ाना, आपका कर्म है आपको करना है, आप नहीं करेंगे आपके साथ नुकसान है। तो सहायक नदियों की बात करते हैं, तो सहायक नदियों की बात करते हैं तो दाईं ओर से इसमें 19 नदियां मिलती है तथा बाईं ओर से इसमें 22 नदियां मिलते हैं। इस प्रकार कुल 41 नदियां। अब देखो कोई आदमी इस दिशा में चल रहा है तो उसका दायां ओर किधर होगा, यानी ये क्या है, दाएं है, और ये क्या है, बाएं है। अब मैंने बोला सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि दाएं ओर से मिलने वाली नदियों के बारे में। तो यानी जो उत्तर दिशा की ओर से इसमें आके मिल रही होंगी उस नदी की हम बात करने वाले हैं, तो हम उसी नदी की बात करने वाले हैं। तो इधर देखिए सबसे पहले क्या होगा, देखो इसमें लिखी हुई है सिलगी, गोर, बिरंज, बारना, कोलार, चनकेसर, कनार, कारम, उरी, बलई, हिरण, तंदोनी, जामनेर, सीप, खारी, चोरल, मान, हथनी। ये कुछ 18-19 नदियां जो मैंने निकाली हैं जो कि नर्मदा के दाईं ओर से मिलती हैं। आपको याद नहीं होता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके बार बार देखिएगा, पर जो प्रमुख नदी यहाँ से पूछी जाती हैं उन नदियों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको हिरण नदी देखने को मिलेगी जो कि जबलपुर के निकट आके किसमें मिलती है, नर्मदा नदी में आके मिल जाती है। फिर एक नदी है बनास जो कि रायसेन के निकट आके किसमें मिलती है, नर्मदा नदी में मिलती है, ये जबलपुर लिख लीजिएगा। फिर एक है कोलार जो सीहोर में आके किसमें मिलती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है। फिर चनकेसर है, ये भी सीहोर के नजदीक ही आके इसमें मिलती है। फिर जामनेर नदी आपको देवास जिले में देखने को मिलेगी। फिर आपको मान नदी कहां पर देखने को मिलेगी, अपने धार में देखने को मिलेगी। चोरल नदी धार जिले में देखने को मिलेगी। फिर हथनी नदी आपको इधर अलीराजपुर झाबुआ तरफ देखने को मिलेगी, जो नदी आके किसमें मिलती है, नर्मदा नदी में आके मिलती है। तो मैंने क्या क्या बताया, दाईं ओर से मिलने वाली सर प्रमुख नदी है सबसे पहले हिरण। ऐसा ही मैप आपको बनाना है, सबसे पहले हिरण आके मिलाइए, उसके बाद बनास। बनास से एमपीपीएससी में पूछा गया था। अब सर सहायक नदियां क्यों पढ़ा रहे हैं, सीधे परियोजना पढ़ा दीजिए ना। अब इसलिए पढ़ा रहा हूं कि देखो भाई बनास नदी है तो आपको नाम तो कम से कम क्लियर रहेगा कि बनास नदी भाई नर्मदा नदी तंत्र के अंतर्गत आ रही है। अब नर्मदा नदी तंत्र के अंतर्गत सर ने बताया था कि रायसेन जिले के समथिंग आगे इसमें मिलती है, तो यार रायसेन जिले में उसके ऊपर क्या बनी होगी, एक परियोजना बनाई गई होगी। तो ये कुछ पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि आप क्या कर सको, लिंक कर सको किसी चीजों को। आपको डाउट होंगे बार बार मैप बनाइए, क्लियर कीजिए।
मैप बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपने 3 से 4 बार किसी चीज का मैप बना लिया, आप यकीन मानिएगा रिवीजन में भी कम टाइम लगता है, साथ साथ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। आपके विजन में आती है कोई चीज की, यार ये नदी यहाँ से निकल रही है, यहाँ पर जाकर मिल रही है, तो ये सब कुछ आपके क्या होगा, विजन में आएगा, तो आपको याद रखना है। तो हिरण नदी जबलपुर, बनास नदी रायसेन, कोलार नदी सीहोर, फिर इधर चनकेसर लगभग सीहोर के नजदीक, जामनेर देवास में, मान नदी धार में, चोरल नदी धार में, अलीराजपुर में हथनी नदी। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कहां से, दाईं ओर से आकर मिलती हैं। तो आपको याद रखना है दाईं ओर से 19 नदियां मिलती है, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियां ये है, इन्हीं से एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं, तो आगे है बाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब कुल 41 सहायक थी, दाईं ओर से 19 मिल गई, तो लगभग बची कितनी, 22। तो 22 नदियां वो हैं जो नर्मदा नदी में बाईं ओर से आके मिलती है। इनमें यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, दूधी, तवा, कुंडी, गंजाल, शेर, माचक, सक्कर, गोई, सोनेर, हाथेर, बंजर, सुखरी, खारमेर, तवा, कावेरी। तो ये सब नदियों को मैं आपको मैप में बताता हूँ। देखो, अब सबसे पहले बंजर नदी आती है, और बंजर नदी मंडला डिंडोरी के नजदीक आके किसमें मिलती है, नर्मदा नदी में मिल जाती है। बंजर नदी की एक सहायक नदी है मटियारी नदी। सर आप मटियारी नदी क्यों लेके आ गए, आप तो नर्मदा की पढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, हम नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, तो इनकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा जाएगा। अब जैसे आपके एग्जाम में आ गया मटियारी परियोजना किस जिले में, तो कम से कम आप लिंक तो कर पाएंगे। सर पूर्वी तरफ बताया, तो पश्चिमी जिले को मैं नेग्लेक्ट करती हूँ, उत्तर को पूरे को करती हूँ, दक्षिण भी करता हूँ, पूर्व में जाता हूँ, ठीक है, ऐसे नेग्लेक्ट करेंगे। फिर आएगी शेर नदी, फिर सक्कर नदी, फिर दूधी नदी, फिर तवा नदी। तवा नदी में एक नदी आके मिलती है देनवा नदी, फिर छोटी तवा नदी, फिर एक गंजाल नदी आके मिलती है हरदा के नजदीक, कावेरी नदी ओमकारेश्वर में आके मिलती है, सुक्ता नदी खंडवा में आके मिलती है, देवल नदी खरगोन में आके मिलती है, फिर गोई नदी बड़वानी में आके मिलती है। तो देखिए मैं यहां से बताता हूँ, बंजर नदी लगभग मंडला में आके इसमें मिलेगी, शेर नदी जबलपुर के निकट इसमें आके मिलेगी, सक्कर नदी नरसिंहपुर जिले में मिलेगी, दूधी नदी भी नरसिंहपुर जिले में आके मिलेगी इसमें, फिर तवा नदी आप आओगे तो नर्मदापुरम जिले में आके मिलेगी, फिर छोटी तवा भी नर्मदापुरम में, फिर गंजाल जो नदी है वो हरदा में, कावेरी नदी खंडवा ओमकारेश्वर में। आपको मैं बताऊंगा, आप बोलोगे कावेरी तो सर दक्षिण में बहती है, यहाँ कैसे लेके आ गए, सब बताऊंगा। सुक्ता नदी खंडवा में। अब सुक्ता नदी को अधिकतर में क्या कहा गया है कि ये ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं, पर अधिकतर किताबों में हमें सुक्ता नदी किसमें देखने को मिलती है, नर्मदा नदी तंत्र के अंतर्गत देखने को मिलती है। फिर देवल नदी आपको खरगोन में देखने को मिलेगी, और हथनी गोई नदी कहां पर मिलेगी, बड़वानी में देखने को मिलेगी। कहां पर, बड़वानी जिले में देखने को मिलेगी। तो यहाँ कुछ सहायक नदियां जो कहां से आके मिलती है, बाईं ओर से आके नर्मदा में मिलती है। अब हम बात करते हैं कि सर नर्मदा नदी के ऊपर कितनी परियोजना वर्तमान में है, और यहीं से एमपीपीएससी हर साल किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछता है, चाहे वह एमपीपीएससी प्री हो, एमपीपीएससी का टैक्सेशन हो, एमपीपीएससी का अधिकारी का और अदर पोस्ट हो, उनके लिए भी जो भी होती है उसमें जरूर पूछता है। तो आपको याद रखना है। देखो अब मैं आपको बताता हूं कि नर्मदा नदी पे लगभग 100 से अधिक छोटी बड़ी मध्यम प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है। नर्मदा नदी तथा नर्मदा नदी की सहायक पे लगभग 100 से अधिक छोटी बड़ी और मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। अब सर ये छोटी बड़ी और मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजना क्या होती है, तो जब हम अगले लेक्चर में, उसके बाद वाले लेक्चर में जब सिंचाई पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजना क्या होती है, छोटी सिंचाई परियोजना क्या होती है, और बड़ी सिंचाई परियोजना क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी के ऊपर लगभग 100 से अधिक छोटी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये नदी कहां से, अमरकंटक अनूपपुर से स्टार्ट होती है। जब ये जबलपुर जिले में प्रवेश करती है, तो जबलपुर में इसके ऊपर बरगी बांध या उस परियोजना का एक और नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। आपको याद रखना है, रानी दुर्गावती अलग है, रानी अवंतीबाई अलग है। तो रानी अवंतीबाई परियोजना या बरगी बांध नर्मदा नदी के ऊपर जबलपुर जिले में स्थित है। फिर आप आगे आओगे तो आगे आप आएंगे खंडवा जिले में, ठीक है।
खंडवा जिले में आपको इंदिरा गांधी परियोजना देखने को मिलेगी। कौन सी परियोजना देखने को मिलेगी? इंदिरा गांधी परियोजना देखने को मिलेगी। फिर आप खंडवा जिले में ही थोड़ी आगे आएंगे, यानी इंदिरा गांधी का जो बैक वाटर होता है, यानी जो बचा हुआ पानी को आगे रोकने के लिए एक और स्टॉप डैम टाइप का बनाया जाता है, तो उसके ऊपर इन्होंने क्या कर रखा है? ओमकारेश्वर परियोजना चालू कर रखी है। क्या कर रखी है? ओमकारेश्वर परियोजना चालू कर रखी है। फिर आप जाएंगे खरगोन जिले में, तो खरगोन जिले में आपको कौन सी देखने को मिलेगी? महेश्वर परियोजना देखने को मिलेगी। फिर आप आएंगे गुजरात जिले में। मध्य प्रदेश को जैसे ही पार करेंगे तो गुजरात में आपके ऊपर यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई थी। ये चर्चाओं में भी रही थी, तो आपको याद रखना है गुजरात में कौन सी? सरदार सरोवर बांध परियोजना चल रही है। इसी के तट पे सरदार वल्लभ भाई की 181 मीटर ऊंची क्या लगाई गई है? प्रतिमा लगाई गई है। तो मैंने कौन कौन सी परियोजना बताई? सर आपने जबलपुर में हमें रानी अवंतीबाई या बरगी परियोजना बताई। फिर आप खंडवा में आए तो खंडवा में आपने 2 बताई, इंदिरा गांधी परियोजना, साथ साथ ओमकारेश्वर परियोजना। फिर आप खरगोन में गए तो खरगोन में आपने महेश्वर परियोजना बताई। फिर आप गुजरात में गए तो गुजरात में आपने सरदार सरोवर बांध परियोजना बताई है, जो कि क्या? नर्मदा नदी के ऊपर बनी हुई कुछ परियोजना है। यहां से सीधा पूछेगा रानी अवंतीबाई परियोजना किस जिले में है, तो आपको बताना है। खरगोन में कौन सी परियोजना है, ये पूछ सकता है, तो आपको बताना है। अब देखो, अब आप कंफ्यूजन कहां होते हैं? जैसे आया मान लो कि बरगी नहर किस जिले में स्थित है? अब आपको क्या लगता है? जहां पर बरगी बांध बना होगा उसी से नहर निकाली गई होगी, तो सीधी सी बात है, कहां से निकालोगे आप? बरगी नदी से ही निकालोगे, जबलपुर में से निकालोगे। तो ऐसे कुछ लिंक आपको करना पड़ेगा। हर चीज आपको लिखी हुई नहीं मिल सकती है। आपको जितना पढ़ा रहे हैं उसमें आपका 10% भी आप एफर्ट मारेंगे तो आप निश्चित हो जाइए कि आपको सफलता मिलनी है। तो इतना पढ़ा रहा हूं, इतने से तो आएगा ही। आपको कभी लगता है कि मेरे को थोड़ा और एफर्ट मारना चाहिए, तो आप मारिए, क्योंकि वो आपकी मेहनत है, वो आपको ही आगे बढ़ाएगी। फिर हम आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते तो नर्मदा नदी की जो सहायक नदियां हैं या नर्मदा नदी तंत्र के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं की बात करते हैं। तो देखो सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं बनास पे। हिरण नदी मैंने आपको बता दिया जबलपुर के निकट। बनास नदी के ऊपर रायसेन जिले में, बनास नदी के ऊपर रायसेन जिले में बनास परियोजना या सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। अब मैंने एक आपको धसान नदी बताई थी, पहले लेक्चर में बताई थी, तो आपको याद रखना है धसान नदी किसकी सहायक थी? बेतवा नदी की सहायक थी। उसके ऊपर भी एक धसान नामक परियोजना चलाई जा रही थी रायसेन जिले में, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। बनास नामक परियोजना किस जिले में? रायसेन जिले में चलाई जा रही है। फिर कोलार पे आएंगे तो कोलार बांध बनाया गया है इसके ऊपर। कहां पर? सीहोर जिले में बनाया गया उस बांध को, और उसी के ऊपर क्या चलाई जा रही है? कोलार परियोजना चलाई जा रही है। तो आपको याद रखना है कोलार परियोजना किस जिले में? सीहोर जिले में। ठीक है, चंदकेसर के बारे में आप याद मत रखिए। एक सीहोर जिले में एक और सहायक नदी है, उसके बारे में और अपन जब दाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करेंगे मैं उसमें बता दूंगा कि कौन सी नदी है मेनली। बट इसमें देख लीजिए कि एक सीप नामक नदी भी आके इसमें मिलती है, और सीप नदी के ऊपर सीप अंबर सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है, तो उसे भी याद रख लीजिएगा। सीप नदी यह भी किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदी है। यह इसके अपन अगले उसमें बात कर लेंगे। जामनेर से जामनेर नदी निकल रही, कोई परियोजना नहीं चलाई जा रही है। मान नदी के ऊपर धार जिले में, कहां पर? मान नदी के ऊपर धार जिले में मान परियोजना चलाई जा रही है, आपको याद रखना है। चोरल नदी के ऊपर धार जिले में इंदौर जिले में कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? चोरल परियोजना चलाई जा रही है। कहां पर? इंदौर जिले में चोरल परियोजना चलाई जा रही है, जो कि क्या है? मध्य प्रदेश की पहली अंतर घाटी परियोजना है। आपको याद रखना है चोरल परियोजना क्या है? मध्य प्रदेश की पहली अंतर घाटी परियोजना है, यह आपको याद रखना है। अब जब आप आओगे इधर अलीराजपुर के निकट, तो अलीराजपुर में इसके ऊपर कौन सी? एक हथनी परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी? हथनी परियोजना। वर्तमान में इस परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद परियोजना कर दिया गया है। सर चंद्रशेखर आजाद परियोजना क्यों किया गया है?
कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ से थे, वर्तमान में अलीराजपुर जिले से संबंधित थे। तो इसी उन्हीं के नाम पे क्या कर दिया गया, उस परियोजना का नाम चंद्रशेखर आजाद परियोजना कर दिया गया। अब मैंने आपको क्या क्या बताया सर, आपने बताया बनास परियोजना जो रायसेन जिले में, फिर आपने बताया कोलार परियोजना जो सीहोर जिले में स्थित है। अधिकतर को क्या लगता है कि ये भोपाल में, पर ये सीहोर में है। फिर मान नदी के ऊपर क्या है, मान परियोजना जो धार जिले में चलाई जा रही है। इंदौर में चोरल परियोजना चलाई जा रही है जो चोरल नदी के ऊपर है। फिर हथनी नदी के ऊपर हथनी परियोजना या चंद्रशेखर आजाद परियोजना अलीराजपुर जिले में चलाई जा रही है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बाईं ओर से मिलने वाली नदियों पर सर कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, आप उनके बारे में बताइए। तो देखिए बंजर नदी, उसकी सहायक, तो इसकी एक सहायक नदी मटियारी। तो सबसे पहले मटियारी परियोजना के बारे में याद रखना, मंडला जिले में चलाई जा रही है। किसमें, मंडला जिले में चलाई जा रही है। फिर आप इधर आओगे तवा, तवा नदी के ऊपर नर्मदापुरम जिले में तवा परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी, तवा परियोजना चलाई जा रही है, किसमें, नर्मदापुरम जिले में। ये सब एग्जाम में पूछेगा, आपको याद रखना है। अब यहां से आ जाएगा कि उत्तर दिशा में बहते हुए नर्मदा नदी में मिलने वाली नदी का नाम क्या है। तो ये नदी किधर और बह रही है, उत्तर दिशा की ओर बहते हुए मिल रही है। तो बस ऐसे ही कुछ लॉजिकल प्रश्न पूछते हैं और कुछ नहीं है, आप मैप करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। जो देनवा नदी है, इस देनवा नदी को क्या है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है नर्मदापुरम जिले में। कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये उसके मध्य से बहती है, इसीलिए देनवा नदी को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहते हैं। इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिएगा। फिर आप इधर आइए गंजाल नदी, तो इसकी एक सहायक नदी मोराल नदी। जब ये नदियां आके हरदा के समीप मिलती हैं तो इसके ऊपर क्या मोराल गंजाल नामक एक परियोजना चलाई जा रही है। कौन सी, मोराल गंजाल नामक परियोजना इसके ऊपर चलाई जा रही है, ठीक है। फिर आप आएंगे कावेरी नदी, सर आपने कावेरी कहाँ मिला दी। तो कावेरी नदी जो है ओमकारेश्वर पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि नदियों के संगम पे नहाने जाते हैं। जब आप ओमकारेश्वर जाएंगे तो आपको कावेरी नदी मिलेगी, कावेरी और नर्मदा नदी का संगम एक जगह देखने को मिलेगा। और उसी संगम पे आपको याद रखना है कि कभी एग्जाम में आता है कि कावेरी और नर्मदा नदी का संगम कहां पर होता है, तो आपको याद रखना है कहां पर होता है, ओमकारेश्वर जिले में होता है। ओमकारेश्वर एकमात्र स्थान है जहां पर नर्मदा नदी को कुंवारी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी नर्मदा नदी का विवाह नहीं हुआ है, वो केवल एक जगह ओमकारेश्वर में कहा जाता है। तो ओमकारेश्वर किन किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है, तो सर नर्मदा और कावेरी नदी के संगम पर बसा हुआ है। ओमकारेश्वर किस जिले में आता है, तो ओमकारेश्वर खंडवा जिले में आता है। फिर आप आएंगे सुक्ता में, तो आपको खंडवा जिले में सुक्ता परियोजना देखने को मिलेगी। फिर आप आएंगे कि देवल देजल परियोजना, इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा गया था। देवल देजल परियोजना, ये खरगोन जिले में स्थित है, ठीक है। किस जिले में, खरगोन जिले में स्थित है। देवल और देजल नदी के किसके संगम पर बसी हुई है। फिर आप आगे जाएंगे तो बड़वानी जिले में आपको गोई नदी के ऊपर लोअर गोई परियोजना देखने को मिलेगी। लोअर गोई परियोजना, इस नदी का वर्तमान में नाम है भीमा नायक परियोजना। सर भीमा नायक परियोजना क्यों रखा गया है इस नदी का नाम, तो आपको याद रखना है कि जो भीमा नायक थे 1857 की क्रांति के क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनका संबंध वर्तमान में बड़वानी जिले से है। इसलिए बड़वानी जिले में जो गोई नदी के ऊपर लोअर गोई परियोजना चलाई जा रही थी, उसका नाम बदलकर भीमा नायक परियोजना कर दिया गया है। तो यह कुछ परियोजनाएं थी जो किसके ऊपर चलाई जा रही है, नर्मदा नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों पर चलाई जा रही है, जिसमें से तवा के ऊपर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो तवा परियोजना वर्तमान में किसमें आती है, नर्मदापुरम जिले में आती है, जिसका पुराना नाम होशंगाबाद हुआ करता था, ठीक है। तो ये हमने क्या देखी, प्रमुख परियोजना यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब देखो नर्मदा लिंक परियोजना। अच्छा नर्मदा को लिंक करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, अब क्या हो रहा है कि नर्मदा के ऊपर बहुत सारे डैम बने हुए, जैसे यहाँ पर रानियाबंती भाई बना हुआ है, यहाँ पे ओमकारेश्वर में इंदिरा सागर और ओमकारेश्वर डैम बना हुआ है, फिर यहाँ पर महेश्वर डैम बना हुआ है, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, ठीक। ऐसे ही बना के आप लिख लीजिएगा, याद होगा। अब क्या हो रहा है कि मध्य प्रदेश के कुछ ये वाले जिले हैं पूरे, इनमें क्या होता है कि बारहमासी नदियां हैं नहीं,
इनमें ना ज्यादा डैम बने हैं, ये नदी बहुत समय से पहले सूख जाती है। अब इन नदियों को क्या है ना कि इन क्षेत्र में भी हमें पेयजल की व्यवस्था करनी है, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी है, वहां पर जो भूजल स्तर है उसको बढ़ावा देना है। तो इसलिए मध्य प्रदेश सरकार क्या लेके आई, नर्मदा लिंक परियोजना उसने चालू की। अब क्या होने वाला था कि शिप्रा नदी के तट पे क्या लगने वाला था, 2014 में कुंभ मेला लगने वाला था। ठीक है, अब कुंभ मेला लगने वाला था तो कुंभ मेले के किस नदी के तट पे लगता है, शिप्रा नदी के तट पे वो लगता है। अब शिप्रा नदी क्या होती है, समय से पहले सूख जाती है। अब भाई वहां पे क्या लगने वाला है, अप्रैल के समथिंग क्या लगता है कुंभ मेला, तो शिप्रा में पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब डैम हम बना नहीं सकते इतनी जल्दी, तो यहाँ पर भारत सरकार ने क्या करा कि मध्य प्रदेश सरकार ने 2012 में नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना चालू की। अब मैंने आपको बताया था कि इंदौर की काकरावर्डी से शिप्रा नदी का होता है, उज्जैन से होती है चंबल नदी में मिल जाती है। अब यहाँ पर बना हुआ है ओमकारेश्वर डैम। अब मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जो ओमकारेश्वर डैम था, ओमकारेश्वर डैम से पानी की लिंक लेके आए और इंदौर में यहां पे पड़ता है उज्जैनी गांव। कौन सा, उज्जैनी गांव। उज्जैनी गांव में लाके क्या किया कि उसका पानी लाके शिप्रा नदी में डाल दिया। आप यहाँ पे जाएंगे उज्जैनी गांव में तो यहाँ पर बढ़िया सा गार्डन बना हुआ है, आप वहां पे देखेंगे तो नर्मदा नदी आके उसका पानी वहां पर छोड़ा जाता है और उस पानी को किसमें, शिप्रा में छोड़ा जाता है। अब ये शिप्रा में जब पानी रहेगा तो आइट साइड भूजल स्तर भी बढ़ेगा, पेयजल की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और धार्मिक आधार से उज्जैन बहुत फेमस जगह है, तो लोग बाग आते हैं तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी। तो यह पहली क्या थी, लिंक परियोजना थी, जिसका नाम क्या था, नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना। दूसरी आती है नर्मदा मालवा लिंक परियोजना। ये भी लगभग 2018 से शुरू होती है, 2022 तक इसे कंप्लीट करना था। इसे मेनली नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गंभीर लिंक परियोजना। अब मैंने आपको बताया था कि शिप्रा नदी की एक सहायक नदी थी जो इंदौर से निकल के किसमें, नागदा के नजदीक जाके इसमें मिल जाती है। अब ओमकारेश्वर से वापस एक लाइन लेके आया और उसके थ्रू क्या हुआ, इसका पानी किसमें, गंभीर नदी में डाला गया। तो जिससे जितना भी ये इधर वाले क्षेत्र थे अपने धार के, कौन सा ये जहां पर क्षेत्र पीथमपुर के इधर वाले, उन सब में क्या हुआ, पानी की व्यवस्था की गई। तीसरी मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 से 2023 तक कौन सी चलाई गई, नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना चलाई गई। आप गवर्नमेंट डाटा में देखेंगे तो पार्वती कुछ इसी प्रकार लिखा हुआ है, तो इसे गलत नहीं मानना है। तो मैंने आपको पार्वती बताई थी कि सर सीहोर से निकलती और बहते हुए श्योपुर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। अब सीहोर के पास जब यहां से उद्गमित होती है आष्टा नामक स्थान से, कहां पर, आष्टा से, तो क्या हुआ कि यहां पर पानी लेके आए इंदिरा गांधी सागर डैम से और आष्टा के पास लाकर किसमें, नर्मदा नदी में पानी छोड़ा। तो इसके कारण क्या हुआ, अब मैंने इसके ऊपर बताई थी कि सर रेसाई परियोजना चलाई जा रही है, कृष्णा सागर बांध आपने बताया था। तो इसमें क्या हुआ, जब पार्वती नदी में पानी होगा तो इसके कारण क्या, ये सब परियोजनाएं भी खुल रहेंगी, तो इनसे क्या होगा कि सिंचाई में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए तीसरी लिंक परियोजना। अभी भारत सरकार चुनाव से पहले, मध्य प्रदेश सरकार चुनाव से पहले क्या कर रही थी कि जो यहाँ पर हमने कट्टे से केन नदी निकाली थी, तो उसमें लाके भी क्या करने वाली, नर्मदा का पानी छोड़ने वाली इस लिंक परियोजना को उन्होंने क्या बोला है, नर्मदा विंध्यन लिंक परियोजना बोला था। चुनाव से पहले बोला था, अभी उसको मंजूरी प्रदान नहीं हुई है, तो आपको याद रखना। तो ये प्रमुख क्या है, लिंक परियोजना है, जिससे क्या होगा, नर्मदा नदी का पानी पूरे मध्य प्रदेश में हम पहुंचाएंगे, जिससे पेयजल की, सिंचाई की और भूजल स्तर में कमी नहीं होगी। अब देखिए हम बात करते हैं नर्मदा नदी के ऊपर स्थित जलप्रपात के बारे में। अब देखिए जब अनूपपुर से यह नदी निकलती है तो अनूपपुर जिले में ही सबसे पहले इसके ऊपर कपिल धारा जलप्रपात पड़ता है। कपिल मुनि थे, उनकी क्या है कि यहाँ पर उन्होंने बैठ के अपना क्या किया था, ध्यान किया था। उसी स्थान पर एक जलप्रपात बनता है, उसे कपिल धारा कहा जाता है, जो कपिल मुनि के नाम पे। फिर आप थोड़े ही नीचे आएंगे अनूपपुर जिले में तो आपको दुग्ध धारा जलप्रपात भी देखने को मिलेगा। यानी अनूपपुर जिले में आपको दो जलप्रपात देखने को मिलते हैं, एक कपिल धारा और एक दुग्ध धारा। फिर आप जैसे ही अमरकंटक अनूपपुर के आगे आएंगे तो जबलपुर जिले में आएंगे, तो जबलपुर जिले में आपको धुआंधार जलप्रपात देखने को मिलेगा। कहां पर, जबलपुर के बेड़ा घाट नामक स्थान पर, बेड़ा घाट नामक स्थान पे धुआंधार जलप्रपात बोलते हैं। इसे सफेद संगमरमर का जलप्रपात भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ क्या है, सफेद संगमरमर की बहुत सारे
वो है सफेद संगमरमर पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पानी बहुत सफेद दिखता है, इसलिए उसे धुएं की तरह दिखता है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, धुआंधार जलप्रपात कहा गया है। यहाँ पर बंदर कूदनी नामक एक स्थान है, बंदर कूदनी यानी एक ऊंचा स्थल है जिससे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नर्मदा नदी में छलांग लगाते हैं, बंदर की तरह कूदते हैं, इसलिए उस स्थान का नाम उन्होंने बंदर कूदनी रख दिया। अब आगे आप आएंगे तो खंडवा में आपको मंदाता जलप्रपात देखने को मिलेगा और दर्दी जलप्रपात देखने को मिलेगा। कहां पर, खंडवा जिले में। फिर आप आएंगे खरगोन जिले में, तो ये दोनों खंडवा में हो गए। फिर आप आएंगे खरगोन में, महेश्वर के निकट आपको क्या देखने को मिलेगा, सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा। इसकी भी बहुत एक फेमस कहानी है, उसके बारे में जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको याद रखना है, सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन में पड़ता है। और धुआंधार जलप्रपात हमने कहां पर देखा था, जबलपुर में देखा। कपिल धारा और दुग्ध धारा हमने देखा था अनूपपुर जिले में। तो यह कुछ जलप्रपात है जो किस पे पड़ते हैं, नर्मदा नदी के ऊपर पड़ते हैं, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि सर नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख घाट के बारे में बता दी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले याद रखना है बेड़ा घाट, जो कहां पर, जबलपुर में। जबलपुर में एक तिगवा घाट देखने को मिलेगा। तिगवा घाट इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो फेमस व्यक्ति होते हैं उनकी अस्थियां कहां पर, यहीं पे विसर्जित की जाती है। तो महात्मा गांधी की अस्थियां कहां पर विसर्जित की गई थी, तिगवा घाट में की गई थी, इसलिए आपको याद रखना है। नरसिंहपुर जिले में आपको बेड़ा बरमान घाट देखने को मिलेगा। फिर आप आएंगे सेठानी घाट, कौन सा, सेठानी घाट का मिलेगा आपको, नर्मदापुरम जिले में देखने को मिलेगा। फिर महेश्वर घाट आपको कहाँ मिलेगा, खरगोन जिले में देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ सबसे बड़ा घाट कौन सा है, महेश्वर घाट है, आपको याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं कि सर नर्मदा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के नाम भी बता दीजिए। तो देखिए अमरकंटक, जबलपुर, नर्मदापुरम, नेमावर। देवास जिले में आता है, यानी देवास और हरदा की बाउंड्री पे नेमावर स्थित है, पर यह आता किसमें, देवास जिले में आता है। इसे नर्मदा नाभि कहा जाता है, कि नर्मदा की नाभि क्षेत्र किसे कहा जाता है, नेमावर को कहा जाता है, यानी मध्य स्थल कौन सा है, नेमावर है। फिर ओमकारेश्वर बसा हुआ है कावेरी और नर्मदा नदी के संगम पे। फिर महेश्वर किस नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे। तो ये कुछ स्थल थे जो नर्मदा नदी के तट पे हमें देखने को मिलते हैं। फिर आगे बात करते हैं सर नर्मदा नदी के ऊपर कुछ लिखी हुई किताबों के बारे में बता दीजिए, यह भी एग्जाम में हमारे में पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले व्यक्ति हैं अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ जबलपुर जिले से संबंधित थे। इन्हें नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। ये हैं हमारे अमृतलाल बेगड़। इनके द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, जैसे सौंदर्य की देवी नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितने सुंदर हो, अमृतस्य नर्मदा। तो ये कुछ किताबें थी जो किसके द्वारा लिखी गई, नर्मदा पुत्र अमृतलाल बेगड़ के बारे में लिखी गई। अभी एमपीपीएससी में थोड़े साल पहले आया था कि निम्न में से कौन चित्रकार है। अब लोगों ने क्या सोचा कि अमृतलाल बेगड़ क्या है, ये तो किताब लिखने वाले हैं, तो ये चित्रकारी कैसे करेंगे। अब कोई व्यक्ति जब किताब बना रहा है तो वो चित्रकारी भी करेगा, तो इसी कारण उसमें लॉजिक भी लगाते तो आप आसानी से लगा देते हैं कि अमृतलाल बेगड़ क्या है, एक चित्रकार भी है और एक लेखक भी है। फिर एक व्यक्ति है अनिल माधव दबे, बड़नगर उज्जैन से, इनके द्वारा नर्मदा समग्र नामक किताब लिखी गई। पंडित श्यामा प्रसाद पाठक द्वारा नर्मदा परिक्रमा लिखी गई। के.एस. तिवारी के द्वारा पानी उतर गया किताब लिखी गई, जो नर्मदा नदी के ऊपर लिखी गई है। तो ये नर्मदा नदी के ऊपर लिखी हुई कुछ किताबें हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि नर्मदा नदी से प्रमुख संस्थाएं, जो अभी टैक्सेशन का एग्जाम हुआ उसमें इसके बारे में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसे एड ऑन किया हुआ है कि नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है, ये टैक्सेशन के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए इसके स्थापना हुई 20 दिसंबर सन 1980 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इंदौर में। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 4 ही राज्यों का क्या करता है, रिप्रेजेंटेटिव का है। इसीलिए आपको याद रखना है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण या नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी का मुख्यालय कहां पर है, इंदौर में है। कब स्थापना हुई थी, 1980 में हुई थी। अब देखो यह यहां पर हुआ हमारा नर्मदा नदी तंत्र कंप्लीट। ठीक है, आपको एक प्रश्न का जवाब देना है कि बरगी परियोजना का अन्य नाम क्या है। इसे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। देखो बच्चों, यहाँ से नर्मदा नदी में जितने भी प्रश्न पूछे मैंने उनका पूरा डाटा उसको कलेक्ट किया था और जितनी आसानी से समझाने की कोशिश की उतनी आसानी से समझाया।
अब हम मध्य प्रदेश के तीसरे नदी तंत्र की बात करने वाले हैं, उसका नाम है माही नदी तंत्र। ठीक है, यानी इसका एक उद्गम होगा और ये खत्म किसी सागर या महासागर में होगी। तो देखिए, जो धार से क्या होती है, माही नदी का उद्गम होता है, यहां उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है, उसके बाद गुजरात में, और गुजरात में जाके अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से आपको पता है कि एक कर्क रेखा गुजरती है, कितनी, 23.5 डिग्री उत्तरी। जब हम जलवायु पढ़ेंगे मैं उसमें आपको कर्क रेखा के बारे में बताऊंगा। तो जब यह गुजरती है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को काटने वाली भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, यह है माही नदी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा को काटने वाली भारत की एकमात्र नदी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है कौन सी है, माही नदी है। अब यहाँ पर वही लिखा हुआ कि माही नदी का अन्य नाम बागड़ व कंठाल की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बागड़ या कंठाल की गंगा कहा जाता है। राजस्थान में बागड़ व कंठाल नामक स्थल से क्षेत्र है, यानी यह क्या है कि माही नदी जो है वो राजस्थान की बहुत प्रमुख नदी है, इसलिए इसे राजस्थान में बागड़ और कंठाल की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम कहां से होता है, मिंडा ग्राम धार से होता है, मैंने आपको बता ही दिया। यह रतलाम झाबुआ तरफ से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है और समाप्त अरब सागर में हो जाती है, वही लिखा है। इसकी लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है। सहायक नदियां, इसकी मुख्य रूप से सहायक नदियां कहाँ है, राजस्थान और गुजरात में आके मिलती है, उनका नाम याद रखिएगा, सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन और इरू, ये इसकी सहायक नदियां। अपवा क्षेत्र मैंने आपको ही बता ही दिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली प्रमुख नदी है। अब देखो, माही नदी के ऊपर कुछ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, यहां से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले माही परियोजना आपको धार जिले में देखने को मिलेगी। फिर एक गुजरात में कदाड़ा बांध बना हुआ है गुजरात में, ये आपको याद रखना है, जो क्या है, माही नदी के ऊपर स्थित कुछ परियोजना है। तो माही नदी क्या है कि मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान राज्य की बहुत प्रमुख नदी है, तो मध्य प्रदेश में ज्यादा उसका नहीं है, तो बस उसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। और उसको क्या कहा जाता है, कर्क रेखा को 2 बार काटती, इसलिए वह प्रमुख हो जाती, इसलिए हमने पूछा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा यहाँ मध्य प्रदेश की नदियों का भाग 2 कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की नदियों को पूर्ण रूप से समाप्त कर लेंगे। लेक्चर खत्म होने से पहले मैं आपको 2 प्रश्न देना चाहता हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक तो माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा, नर्मदा की कुल लंबाई कितनी है, नर्मदा की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है। ये 2 प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।